बड़ी खबर दिल्ली के देवली इलाके से आ रही है, जहां पर पुलिस ने जब हेलमेट नहीं पहनने के लिए रोका तो वहां के लोग पुलिस से ही भिड़ गए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां के लोग इस मामूली बात पर पुलिस से ही हाथापाई करने लगे। देवली की यह घटना जहां पर पुलिस के साथ ही हाथापाई की तस्वीर सामने आते हुए कानून को अपने हाथ में लेते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने जब रोका उसके बाद इस तरह की हाथापाई की तस्वीरें दिल्ली की देवली से सामने आ रही हैं। सरेआम हुए हंगामे का एक वीडियो अब वायरल हो चुका है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस वालों से हाथापाई करते हुए, उन्हें मारते हुए ये लोग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देवली इलाके की घटना जहां ट्रैफिक पुलिस से ये बदसलूकी की गई है। इन सभी लोगों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इन पर एक्शन लिया जाएगा। मामूली बात पर शुरू हुआ ये विवाद दरअसल काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें आसपास के लोग भी बीच बचाव के लिए सामने आए। तंसीम हैदर मेरे सहयोगी इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, कहां से शुरू हुई ये बात? ये लोग स्कूटी पे सवार थे जो हेलमेट नहीं लगाए हुए थे और देवली का मामला है सुबह 10 बजे का, जब ये रॉन्ग साइड से आ रहे थे। इसी दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी टीम ने इन लोगों को रोका और इनका चालान करने लगे। इतनी देर में इनके साथ के बहुत सारे लोग, क्योंकि ये लोकल वहीं आसपास के रहने वाले थे, तो भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होने के बाद इन लोगों ने पुलिसकर्मियों से लगातार बदसलूकी करने की कोशिश की। महिला ने मारपीट की, कॉलर पकड़ लिया गया ट्रैफिक कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर का। और जब इस पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बोला कि क्रेन बुला के हम इस स्कूटी को थाने पहुंचवा देंगे, उसके बाद और हंगामा बढ़ गया और इन लोगों ने भीड़ में मिलकर पुलिसकर्मियों के साथ जम के मारपीट की, बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने लोकल पुलिस को बुलाया और फिर इस स्कूटी को जब्त किया गया। बाकी इन लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। मारपीट, हंगामा करना और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना जैसे धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस अफसरों का कहना है कि जो लोग इस मारपीट में भीड़ के तौर पर शामिल थे, उन चेहरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तंसीम, देखिए, जो लोग कानून की रक्षा करते हैं, लोगों को ट्रैफिक नियम बताते हैं, उन्हीं पर हाथापाई कर रहे हैं यहाँ पर लोग। मतलब सभी चीजों को ताक पर रखकर इतने बेखौफ हो गए हैं लोग कि अब पुलिस से ही हाथापाई करेंगे, वो भी टोकने और रोकने के लिए और नियम समझाने के लिए। जी, जाहिर है कि वो गलत तरीके से चलाई जा रही थी। स्कूटी में 3 लोग सवार थे, हेलमेट नहीं था, रॉन्ग साइड से आ रहे थे, उनका चालान बिल्कुल बनता था, बाकायदा पुलिस चालान कर भी रही थी। खासकर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सख्ती होती है ट्रैफिक नियमों को लेके। और इसी दौरान लेकिन लोगों ने पुलिस से झगड़ा शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी और इसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या जो लॉ इन्फोर्समेंट करा रहे थे, उन लोगों के खिलाफ इस तरीके से मारपीट करना। आप अपनी बात कहीं भी रखिए, कोर्ट में रखिए, थाने में रखिए, लेकिन सड़क से इस तरह से मारपीट नहीं की जा सकती पुलिसकर्मियों के साथ। और यही वजह है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सख्त है। डीसीपी ने आदेश दिए हैं कि जितने भी चेहरे हैं, जितने भी लोग हैं इस भीड़ में शामिल, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है उसके जरिए इनकी पहचान भी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कानपुर हिंसा की जांच की रफ्तार तेज है। हिंसा में पीएफआई के कनेक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उपद्रव में पीएफआई की भूमिका थी। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साजिश थी बड़े उपद्रव की और जो साजिश थी वो कानपुर में 3 जून को सच भी हो गई।
पीएफआई ने जैसा चाहा कुछ वैसा ही हुआ शहर की सड़कों पर। उपद्रवी उत्पात मचाने लगे, ऊंची इमारतों से पत्थर बरसाने लगे, पेट्रोल बम से भी हमले की तैयारी थी। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि हिंसा के पीछे पीएफआई एक्टिव मोड में था। कानपुर पुलिस की पीएफआई कनेक्शन वाली थ्योरी सच होती दिख रही है। पुलिस ने अब तक पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें पहला नाम है मोहम्मद उमर, दूसरा सैफुल्ला और तीसरा पीएफआई सदस्य है मोहम्मद नसीम। तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद भड़के दंगे में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। कानपुर हिंसा को लेकर तीनों पर आरोप है कि इन्होंने पत्थरबाजों को जुटाने का काम किया था। उमर, सैफुल्ला और नसीम तीनों लगातार मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान भी की है। 2019 से ही सभी पुलिस के रडार पर थे। अब कानपुर हिंसा की जांच में पीएफआई सदस्यों के संबंध हिंसा से जुड़े पाए गए हैं। 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कानपुर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा जफर हयात हाशमी का अब तक पीएफआई से डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस को शक है कि वो जानबूझकर पीएफआई से सीधे संपर्क में नहीं था और पर्दे के पीछे रहकर फंडिंग जुटाने में लगा हुआ था। माना जा रहा है कि फंडिंग जुटाने में जफर हयात की पत्नी की भी अहम भूमिका थी, लिहाजा कानपुर पुलिस ने उससे भी मंगलवार को सवाल जवाब किए। जोया हयात हाशमी कई व्हाट्सएप ग्रुप की सक्रिय सदस्य थी। कुछ ग्रुप की एडमिन भी थी, जिनमें कानपुर में बाजारबंदी कराने को लेकर चैट होने की बात कही जा रही है। ज़ारा पर कई चैट डिलीट करने का भी आरोप है। पीएफआई एंगल से पुलिस बता रही है लगातार, उस पर आप क्या कहेंगे? अब पुलिस का तो काम ही है, वो तो अपना कहती रहेगी। अब एविडेंस दिखा दें, प्रूफ कर दें, सीबीआई जांच करा दे, पीवीआर जांच करा दे, सब जांचें करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। काम पुलिस का है। जफर हयात हाशमी के घर वाले सवाल उठा रहे हैं कि कानपुर पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये खेल खेल रही है। पुलिस और पुलिस की बातें, ये दोनों मेरे नजरों में फेल हैं। कि हमेशा पुलिस ने झूठ बोला है और इतना बड़ा झूठ का भंडार लाके पेश किया गया है, इसमें पुलिस सिर्फ और सिर्फ पुलिस का खेल है। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, ये राइट टाइम पे अगर परेड चौराहे पे होते, जहाँ जहाँ ये बवाल हुआ है वहाँ पे होते, तो शायद दंगा ना भड़काया जाता। आप पहुँचे नहीं वहाँ पे, आप कुछ कर पाए नहीं, तो ये हायद फराजी मुल्जिम है। तो ये बातें बनाना बंद करिए, आरोप सिर्फ न्यायालय में होगा। जांच पर उठे सवालों के बीच पुलिस मान रही है कि पीएफआई के कुछ सदस्य अभी भी कानपुर में मौजूद हैं। अभी जांच तो शुरू हुई है, अब देखना है कि पुलिस कैसे पूरे मामले की गुत्थी सुलझाती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और कानपुर से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक ब्यूरो। कानपुर में गिरफ्तारियों को लेकर बवाल मचा है। मुस्लिम पक्ष के लोग इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं, तो पुलिस कह रही है कि अगर किसी को आपत्ति है तो पुलिस को आकर सबूत दे। अगर आप पकड़ने पे आ जाओ तो पूरा शहर पकड़ सकते हो। कोई आदमी वैसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो। अगर कमी ढूंढोगे तो बाल से खाल निकलेगी, तो फिर एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है। और होता ये कि देखना पड़ता है कि मतलब ये कि जो एपिसोड हुआ है वो कितना बड़ा, उसकी हैसियत क्या है, उसी हिसाब से काम किया जाता है। हमेशा जो है जिम्मेदारान जो है या महकमा है या शासन है या प्रशासन है, उसी हिसाब से काम करते हैं। हमें लगता ये है कि काम भर की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसमें भी हमने उनसे गुजारिश की है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चलते फिरते उठा लिए गए, सफर से आ रहे थे उठा लिए गए, बाहर से आए थे उठा लिए गए, कुछ उसमें जो है बेगुनाह ऐसे फंस गए जिनका इससे कोई एपिसोड से कोई लेना देना नहीं था। किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वो सब मुझे आके मिले, हम एनालिसिस कर लेंगे। उस टाइम हो सकता है मौके से जब गिरफ्तार हुए थे शुरू के पहले दिन, तो हो सकता है वो बाजार जा रहा हो, बीच में फंस गया, उसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आए, हमें बताए, हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे। अगर उचित होगा, लगेगा कि नहीं है, निर्दोष है, तो हम उसका नाम निकाल देंगे। कोई सवाल लेकिन ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीनियर लेवल पे, मेरे लेवल पे और जॉइंट सीपी लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं। बेटे ने ही अपनी ही मां को मार डाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत थी। मां रोक टोक करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने मां के सिर पर गोली मार दी।
सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन लखनऊ पुलिस ये कह रही है कि यही सच है। लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी से मंगलवार रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। खबर मिलती है कि पड़ोस के घर से तेज बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ी की आशंका है। रात के वक्त ही पुलिस इस मकान में पहुंचती है तो घर में एक नाबालिग भाई बहन मिलते हैं, लेकिन जब अंदर के बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर एक महिला की लाश देखकर पुलिस चौंक जाती है। लाश इन दोनों बच्चों की मां की थी। मामला हत्या का था, लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ऐसी है जो देश के हर माता पिता के होश उड़ा दे। मोबाइल गेमिंग की लत ने बनाया हत्यारा। मां ने गेम खेलने से रोका तो बेटे ने मार डाला। 2 दिन तक मां की लाश के साथ घर में रहा कातिल बेटा। यकीन करना मुश्किल है कि मोबाइल गेमिंग की लत से मजबूर बेटे ने मां की ही जान ले ली, लेकिन लखनऊ पुलिस का दावा है कि उसने हत्या का ये केस चंद घंटों में ही सुलझा लिया है और उसके मुताबिक हत्या की ये थ्योरी 100% सही है। एडिक्ट था, पबजी एक गेम है जिसका ये एडिक्ट था। इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी। सैटरडे रात को इनकी माँ के पास 10,000 रुपए थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे और इनकी माँ को लगा कि इसने मिसप्लेस किया है, जिस कारण से इसने इसको अपने बेटे को मारा था। और इससे क्षुब्ध होकर के इसने संडे सुबह लगभग 3 बजे के आसपास, जहाँ ये इसकी माँ और ये बेटा और इसकी बहन सो रहे थे, वहाँ पर अपने फादर की पिस्टल से इसने एक गोली मारी, सर के ऊपर गोली मारी और जिससे इंस्टेंट इसकी मदर की डेथ हो गई। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी मां उसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने पर रोक टोक करती थी। इसी से खफा होकर उसने रविवार की आधी रात को पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मार दी। मां की मौत के बाद उसने शव को कमरे में बंद कर दिया और छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और पूरे 2 दिनों तक मां के शव के साथ इसी घर में बंद रहा। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो हवा में दुर्गंध और खुशबू का मिला जुला भभका था। शव से जब बदबू आने लगी तो इसे छिपाने के लिए आरोपी बेटे ने घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया। इसके बावजूद पड़ोसियों तक शव की बदबू पहुंच गई और इसी से इस मामले का खुलासा हुआ। आज जब डेड बॉडी से जब स्मेल आने लगी तो इसने अपने फादर को फोन किया और इसने अपने फादर को एक झूठ स्टोरी बताई, मनगढ़ंत स्टोरी बताई, जिसमें इसने ये बताया कि मदर को जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश, बिजली विभाग में काम करता है और उसने गोली मारी है। बट चीज़ें जब ये काल्पनिक स्टोरी थी, जब चीज़ें जब कोरिलेट की गई, तार से तार जोड़े गए तो पता ये चला कि घटना को इसने अंजाम दिया है। जब डिटेल में पूछताछ हुई तो इसने कारण जो घटना का पता ये बताया कि ये पबजी का एडिक्ट था, इंस्टाग्राम देखता था ये और इसकी मदर इसको रोकती थी और इसी से क्षुब्ध आकर के इसने घटना को अंजाम दिया है। लड़के के पिता सेना में हैं और बंगाल में तैनात हैं। इस घर में मां और दोनों बच्चे अकेले ही रहते थे। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर घर में छोड़ी हुई थी। वो ये नहीं सोच पाए कि ये रिवॉल्वर उनका घर भी उजाड़ सकती है, लेकिन हुआ ठीक यही। गुस्से से भरे नाबालिग बेटे के हाथ लगी पिस्तौल ने एक हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब आप समझ सकते हैं कि इन मोबाइल गेमिंग एप्स की लत दरअसल कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इसका इस्तेमाल आपका बच्चा करता है तो ये खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी खबर से आपको ये मालूम चल सकेगा कि अगर ये लत अपने चरम पर पहुंच जाए तो किसी की जान तक भी आ सकती है। और यही देखने को मिला है यहां इस लखनऊ के मामले में, जहां पर एक बेटे ने ही अपनी मां को गोली मार दी। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में जिस तरीके से जब उसकी सोशल मीडिया फ्रीडम रोकी गई तो उसके बाद उसने अपनी मां को गोली मारकर हत्या कर दी। हम उस घर में मौजूद हैं और आपको घर में दिखाएं कि जिस तरीके से ये उसका रूम है, ये यहाँ पर इसका रूम है और यहाँ पर इसकी साइकिल रखी हुई है और अभी भी काफ़ी स्मेल आ रही है, काफ़ी बदबू आ रही है लगातार, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये पूरा घर है, यहाँ पर वो रहता था। साफ तौर से एक कमरा ये है और एक कमरा आप देख सकते हैं कि ये है जहाँ पर ये वो रहता था। और उसके बाद
ये देख सकते हैं आज जिस तरीके से ये यहाँ पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। साफ तौर से ये वो पूरा घर है और जिसके चलते मंदिर भी है, किचन भी है पूरी तरीके से, क्योंकि सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, अंदर इतनी ज्यादा बदबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार यही वो कमरा है जहां पर उसने मृत करके मां को छोड़ा था। तो मैं दिखाऊं कि ये वो कमरा है जहां पर रात में मौजूद थे और साथ में इसमें हत्या करके इसी बेड पर डाल दिया गया था। अब अगर मैं आपको बात करूं तो ये वो कमरा है जिसमें बच्चे अपने बहन के साथ, जो भाई था वो बैठा हुआ था रात भर। इस कमरे को मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जिस तरीके से बेड पड़ा हुआ है अपनी बहन के साथ वो मौजूद था और दूसरे कमरे में माँ जो मृत पड़ी थी वो मौजूद थी। तो ये घर के जिस तरीके से हालात हैं आप देख सकते हैं कि एक पास के रूम में ही माँ मौजूद थी मरी हुई और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपनी बहन के साथ मौजूद था। ये पूरा घर है, ये घर की लॉबी है, यहाँ बीच में मंदिर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरों में कि यहाँ पर डाइनिंग टेबल थी, हालांकि यहाँ पर खाने के लिए भी ये आप देख सकते हैं कि मंगाया गया था। यहाँ पर जिस तरीके से ये नैपकिन्स पड़े हुए हैं और साफ है कि नैपकिन्स के जरिए यहाँ पर रात में पार्टी भी दोस्तों के साथ की गई। और ये वो घर है पूरा, हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो आपने दरअसल उस घर की तो तस्वीर देख ली जिसमें एक मां की लाश के साथ 2 दिन तक 2 बच्चे एक ही छत के नीचे रहते रहे। दरअसल एक भाई ने अपनी बहन को डराया धमकाया, उसके बाद 2 दिन तक वो अपनी मां की लाश के साथ उसी घर में रहता रहा। रूम फ्रेशनर के जरिए उसने बदबू को कम करने की कोशिश की, लेकिन जब पड़ोस वालों को ये बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को इत्तला की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम सीन देखकर हैरान रह गई, क्योंकि एक बेटे ने ही अपनी मां को गोली से मार डाला था। अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर, क्योंकि पिता सेना में है, और जब पिता का फोन आया और मां से बातचीत नहीं हो पाई तो लड़के ने कई बहाने बनाए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ उस तक पहुंच गए। ये नाबालिग है ये लड़का, और देखिए दीवानगी इस हद तक पबजी गेम के लिए कि अपनी ही मां को इस तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लखनऊ की एक घटना बेहद हैरान, परेशान और साथ ही एक मैसेज उन तमाम टीनेजर्स और उनके मां बाप के लिए जो बिना रोक टोक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और साथ ही मोबाइल गेमिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए लखनऊ में सन्न कर देने वाला हत्याकांड, जिसमें मां के शव के साथ घर में इस लड़के ने 2 दिन बिताए। बदबू आने पर घर में इसने रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया, क्योंकि इसकी 9 साल की बहन भी इसके साथ थी जो काफी डर गई थी जाहिर तौर पर। उसे भी इसने डराया धमकाया और ये कहा कि वो सच किसी को ना बताए। मोबाइल गेम खेलने से रोकटोक पर हत्या का यह मामला। आधी रात को मां को गोली मार दी इस नाबालिग ने। उस घर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शव की बदबू से सांस लेना तक दूभर हो रहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे 2 मासूम बच्चों ने इसी घर में 2 रातें गुजारी हैं, जबकि दूसरे कमरे में उनकी मां की लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में यह कह रही है कि दरअसल ये पूरा मामला रोकटोक से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने चंद मिनटों में ये केस सॉल्व कर लिया। हालांकि लड़के ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। हमारे साथ मौजूद है एडीसीपी ईस्ट जोन कासिम आब्दी जी। सर, जिस तरीके से कल ये इंसिडेंट हुआ, क्या ये इंसिडेंट था पूरा आपको जो कल रात लगभग 9 बजे के आसपास पीजीआई थाने पर एक सूचना आती है कि एक 40 वर्षीय महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है एक महिला की बॉडी एक कमरे में पड़ी हुई है। उस घर में 3 लोग रहते थे, वो महिला थी और उसके 2 बच्चे थे। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है और एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। इनके जो हस्बैंड थे, महिला के जो हस्बैंड थे, वो आर्मी में जेसीओ थे जो आसनसोल में पोस्टेड थे। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जो लड़का था उससे पूछताछ की जाती है। तो लड़का एक स्टोरी बताता है कि एक इलेक्ट्रीशियन था जो कि क्योंकि वो मकान अभी बन रहा था, अर्धनिर्मित था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उनमें वायरिंग का काम होता था। तो कह रहा था कि वो इलेक्ट्रीशियन जो है वो आता था और उससे संपर्क में थी, और जब ये इलेक्ट्रीशियन से कुछ
कुछ बहस हुई और उस इलेक्ट्रीशियन ने आवेश में आकर के माँ को गोली मार दिया और इनकी हत्या कर दिया। ये उसने बताया 1 दिन पहले की घटना, लेकिन डेड बॉडी को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये घटना लगभग 2-3 दिन पहले की है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो गई थी, उसमें स्मेल आ रही थी। जो वेपन था जिससे ये हमला किया और वो पिस्टल भी मौके पर ही मिली। जब थोड़ा और डिटेल पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, तो लोगों ने कहा कि किसी का आने जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मकान इस तरह की उसकी बनावट है कि केवल मेन डोर से एंट्री है और कोई फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं है। तो उसकी स्टोरी में कुछ लूपहोल्स मिले, जो लड़का जो स्टोरी बता रहा था उसमें कुछ लूपहोल्स मिले। उसके जो मोबाइल चेक किया गया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिससे कि शक की सुई उसकी तरफ गई। और फिर जो बच्ची थी उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के पूछा गया तो बच्ची फिर टूट गई। फिर बच्ची ने कुछ चीज़ें बताई और फिर फाइनली जब लड़के से फिर कन्फ्रंट किया गया तो लड़के ने फिर कन्फेस किया। एडीसीपी लखनऊ को सुन रहे थे आप। जाहिर तौर पर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए जब पूरा ये मामला खुलकर सामने आया। किस तरीके से एक बेटे ने ही अपनी मां की जान ले ली, नाबालिग ये बताया जा रहा है लड़का, इसने अपनी 10 साल की बहन को भी धमकाकर कमरे में बंद कर दिया। बात अब सिद्धू मूसेवाला की करेंगे, जिसकी हत्या को पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन बीते 10 दिन के दौरान कई गैंगस्टर ने खुले मुंह से इस हत्याकांड को अंजाम देने का ऐलान भी कर दिया है। कुछ के बारे में पुलिस के जरिए खुलासा हुआ। पुलिस अब तक कई शूटर्स और कातिलों के साथ कई गैंगस्टर्स को भी दबोच चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे शातिर और धाकड़ गैंगस्टर का मुंह भी खुलवा चुकी है और अभी सबसे ताजा एक और सिंगर ने सामने आकर अपना मुंह खोला, मगर कत्ल के किस्से से हाथ खींच लिए। सवाल यही उठता है, तो फिर सिद्धू मूसेवाला का कातिल है कौन? मई की दोपहर को सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 10 दिन गुजर गए हैं, मगर एक सवाल आज भी यहां मानसा से लेकर दिल्ली तक हर एक को परेशान किए हुए है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा। ये सवाल इसलिए भी सबसे बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि पुलिस ने अभी तक बीते 10 दिनों में न जाने कितने किलोमीटर की जमीन रौंद डाली, न जाने कितने नए पुराने गैंगस्टर की कुंडली खंगाल डाली, मगर मर्डर से किसी का भी सीधा रिश्ता निकालना तो दूर, घुमा फिराकर भी कत्ल की किसी भी थ्योरी को ठोर तक नहीं पहुंचा सके। पुलिस के साथ साथ पंजाब के तमाम गैंग में इसी बात को लेकर खुसर फुसर हो रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। संदिग्धों की कतार में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सबसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अपने कबूलनामे में खुद लॉरेंस इस बात से इनकार कर चुका है कि हत्या की इस वारदात को उसने ही अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। तिहाड़ जेल के अंदर कई बार उससे पूछताछ भी हुई, लेकिन लग ऐसा रहा है कि पुलिस शार्प शूटर्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ने में न सिर्फ नाकामयाब हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस अभी तक असली हत्यारों तक पहुंच ही नहीं पाई है। इसी बीच वारदात के 10वें दिन एक और बयान सामने आया। इस बयान ने भी पुलिस को बुरी तरह उलझा कर रख दिया है। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला की ही तरह सुरों को साध कर पंजाब के लोगों के दिलों पर राज करने वाला सिंगर कीरत औलख ने फिर सफाई दी है।
भगवान जानता है, मैं किसी माँ से उसका बेटा छीनना तो दूर, ये सब सोच भी नहीं सकता। खुद मुझे भी 1 साल से लगातार धमकियां मिल रही हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। इन हालात ने मुझे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तोड़ कर रख दिया। इन हालात में अगर मैं खुद को सबसे दूर कर लेता हूँ अपनी जान बचाने के लिए, तो ये कौन सा गुनाह है? मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मामले की तह तक जाए बिना किसी को भी गुनहगार ना बनाओ। पंजाब पुलिस ने शुरुआती दौर में ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को दरअसल गैंगस्टर्स की गैंगवार के साथ जोड़ दिया था। हालांकि कई सारे फोटो पंजाब पुलिस ने जारी किए, लेकिन जो हत्यारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आ रहे थे, उनका जिक्र पंजाब पुलिस नहीं कर रही है। लग ऐसा रहा है पंजाब पुलिस के हाथ ना सिर्फ खाली हैं, बल्कि यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 10 दिन की जो पुलिसिया तफ्तीश थी वो अभी भी हत्यारों से बहुत दूर है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में सबसे पहले दविंदर बम्बीहा गैंग ने मनकीरत औलख का नाम घसीटा था। बम्बीहा गैंग का कहना है कि औलख गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है और वही पंजाबी सिंगरों के बारे में लॉरेंस के गैंगस्टरों को खबर देता है। इस हत्या में मनकीरत का हाथ है, यही बात गोंडर गैंग ने भी कही थी, जिसके बाद मनकीरत औलख को लेकर सवाल उठ रहे थे। उनके मैनेजर के भी हत्या के साजिश में शामिल होने के आरोप लग रहे थे। हालांकि मनकीरत ने इसे झूठा करार दिया था। ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल बन गया है, मगर पुलिस की खामोशी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। बावजूद इसके इस सवाल का जवाब देने के लिए गैंगस्टरों में एक तरह से होड़ सी मची हुई है, क्योंकि मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी इस बार लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने ली है। सचिन बिश्नोई ने अपने ऐलान में कहा था, हमने अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला को मारा है। उसकी हत्या किसी पब्लिसिटी या फिरौती के लिए नहीं की, बल्कि बदला लेने के लिए की है, क्योंकि उसने हमारे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में बड़ा रोल निभाया था। ऐसे में सवाल जस का तस रह जाता है कि आखिर पंजाब के इस सिंगर की हत्या किसने की? कौन है असल में सिद्धू मूसेवाला का कातिल? चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।